Hi friends, back to Accounts Hub. We are here with session 7C. 7A में आपने देखा कि बैंक ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करी जाती हैं और बैंक भी सेम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है. सो नॉर्मली दे शुड बी सेम, ओनली द बैलेंस शुड बी ऑपोजिट. दैट मीन्स अगर हमारा डेबिट बैलेंस है तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा बिकॉज द ट्रांजैक्शंस आर सेम. सो नॉर्मली दे शुड बी same balances as per bank and as per our books. In 7B we saw that there can be reasons for differences between the bank's books and our records. So we saw the reasons of differences also. कि timing differences हैं, there can be errors, there can be one-sided entries which have not been communicated and things like that. This is all what we saw in 7A and 7B. 7A and 7B पहले देख लो, only then you will be able to understand this particular 7C session. You will be able to understand only then. चलिए, ये सब हो गया. अब रिमेंबर इनिशियल जो हमारे सेशंस हैं उसमें मैंने आपको अकाउंट्स जब शुरू किया था तो आपको क्या कहा था कि आप क्या हो. आई हैड टोल्ड यू टू अंडरस्टैंड अकाउंट्स यू हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन. यू हैव टू थिंक दिस इज योर बिजनेस एंड यू आर डूइंग द बिजनेस. चलिए, अगर आपका अपना बिजनेस भी नहीं है, इफ यू आर वर्किंग इन सम बिजनेस, किसी कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हो, इवन दैट कैन बी यू कैन थिंक इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव ऑल्सो. आप इसको सोचो. चलिए, अब एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं. व्हाट इज द सिचुएशन? You walk into your office and आप accountant को बुलाते हो. Please tell me how much is the bank balance. Now the accountant comes and tells you कि भाई हमारे जो books हैं उसके हिसाब से balance है 12,63,000 रुपीस और as per bank statement जो बैंक का रिकॉर्ड है, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, उसके अंदर जो बैलेंस है वो 3,29,100 है. अब अकाउंटेंट ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी. Once this information has been given to you, तो आप क्या करोगे इसका? What would be your reaction if this information is given to you? So your obvious question would be कि कौन सा ठीक है यार, तुम्हारा बैलेंस ठीक है या बैंक का बैलेंस ठीक है? तो ये तो you tell me. So अब क्या करा जाए इसका? Accountant, what would the accountant do in such a situation? Accountant will have to go back, compare the bank statement with our cash book or our bank account ledger, right? उसको compare करके वो differences list down करेगा. Let's suppose he comes across these 7 differences. Now इस 7 differences को उसने list down कर लिया कि मेरी बैंक स्टेटमेंट और मेरी कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसके अंदर ये 7 differences हैं, उसने नैरो डाउन कर लिया. अब नाउ वी नीड टू रिकनसाइल कि भाई ये डिफरेंस, ये इतना गैप है क्यों? 3,29,100 एंड 12,63,000. व्हाई देयर इज सो मच गैप? डिफरेंसेस तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए. सो द ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप व्हिच बिकम्स इज कि इन दोनों को रिकनसाइल करके देखते हैं कि ये दोनों आपस में टैली हो रहे हैं विद दीज डिफरेंसेस और नॉट. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. वी हैव 3 थिंग्स नाउ. हमारे पास बैंक का बैलेंस है, हमारे पास अपनी बुक्स में से बैलेंस है, and we know the differences which are there between the record maintained by the bank and record maintained by us. उन दोनों के बीच में हमारे को differences पता लग गए कि these 7 differences are there. Now we need to reconcile these 2 balances, जो कि only then as a business owner or as a corporate company running a company आपको ये तभी समझ में आएगा कि क्या ठीक है इसके अंदर. So what we do is कोई भी हमें 2 फिगर्स को अगर reconcile करना है तो एक फिगर से हम शुरू करते हैं and we try to reach the other figure to reconcile those 2 figures, right? So that is what we do. Let's start here in this particular example with balance as per cash book rupees 12,63,000 rupees. अब एक difference हम देखते हैं कि what is that difference और उसका क्या impact होने वाला है. Now the first difference which we came across was checks issued but not yet presented for payment. Now checks issued but not presented for payment, इसका मतलब आपको समझ में आता है? आपको समझाया था हमने. We discussed this in 7A. और हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई अब मुझे किसी को पेमेंट करनी है तो मैं चेक इशू कर देता हूँ उसको. आई मेक अ चेक एंड व्हाट इज अ चेक? चेक इज एन इंस्ट्रक्शन टू माय बैंक कि भाई उसको इतने पैसे दे दो. दिस चेक इज फॉर 26,000 रुपीज़. मैंने ये चेक बनाया और दे दिया कि भाई ये 26,000 जो है आप मेरे बैंक से ले लेना. अब दिस 26,000 रुपीज़ का चेक उसने अपने अकाउंटेंट को दे दिया कि भाई ये इसको आप बैंक में जमा करा दो. हो सकता है कि इट माइट हैव टेकन अ कपल ऑफ डेज. नाउ दिस चेक गेट्स डिपॉजिटेड maybe after a couple of days. Now, in the meantime, 31st March को I am analyzing my records and my bank statement. So I find कि ये difference है. Now, check has been issued means मैंने अपना normally both the balances should be same, cash book and bank. मैंने जब चेक इशू किया तो मैंने अपना बैलेंस रिड्यूस कर दिया. Now, बैंक के पास अभी ये चेक नहीं आया. It has not been presented for payment as yet. So बैंक का बैलेंस ज़्यादा है और मेरा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया. So now what I do is
अब जब मैं कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ 12,63,000 से, so I have to add this 26,000 to reach the bank balance, right? So I add 26,000, so this becomes an add item to 12,63,000. मैं जितनी ये ट्रांजेक्शन्स हैं इनको मैं दो पार्ट में क्लासीफाई करूंगा, या तो ये ऐड होनी है या सब्ट्रैक्ट होनी है, लेस होनी है. So this becomes an add item. If I'm starting from balance as per cash book, this becomes an add item. So this 26,000 I just put it in the add item in the bank reconciliation statement. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो बहुत सिंपल है. यू हैव सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, दो अमाउंट कॉलम, एक इनर कॉलम फॉर पुटिंग द फिगर्स एंड देन सब्सिक्वेंटली टोटल एज वी विल सी इन दिस रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. सो व्हाट वी डू इज दिस वी पुट इट एज एन ऐड आइटम. नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस नॉट अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स. अब बैंक चार्जेस नॉर्मली अगेन वी सेम थिंग. बैंक ने हम ऐसे ऑपरेट जब हम करते हैं तो बैंक कुछ चार्जेस लेवी करता है इन केसेस, इन सम केसेस. सो बैंक ने हमारे से चार्जेस ले लिए, हमारे अकाउंट में डेबिट कर दिए, हमें पता नहीं था, तो हमने अभी रिकॉर्ड नहीं किया है उसको. सो इसकी क्या इम्प्लीकेशन होने वाली है? अगेन द सेम लॉजिक, दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए, बैंक और कैश का. बैंक ने मेरे अकाउंट में डेबिट कर दिया मीन्स मेरे अकाउंट को उसने रिड्यूस कर दिया, और मैंने अभी, मुझे पता नहीं चला. सो आई हैव नॉट रिकॉर्डेड दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन अप टिल नाउ. So now this will become a less item because I'm starting from here. This is my starting point. My starting point is balance as per cash book. So that means this 2,000 rupees would be a minus item. So this 2,000 rupees would be deducted from my will be shown as a less item or minus item for the purpose of reconciliation. Coming to the third difference which is there, checks deposited but not yet cleared. नो, चेक्स डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ कि मेरे को अपना, जिसको मैंने कुछ मटेरियल सेल किया था, या जस्ट अभी मेरे कस्टमर ने, क्लाइंट ने मुझे चेक दिया है 10 लाख रुपीस का. दैट वाज अ क्रॉस चेक, अकाउंट पे चेक. वो मैंने चेक अपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया. नाउ दैट चेक हैज़ बीन सेंट फॉर कलेक्शन. वो एक बैंक का प्रोसेस है, क्लियरिंग के लिए जाता है, वो उसके बैंक में जाएगा, वहाँ से क्लियर होके आएगा. इट टेक्स टाइम. सो व्हाट हैपेंस इज, लेट्स सपोज द चेक वाज डिपॉजिटेड ऑन 30th March. नाउ वंस इट वाज डिपॉजिटेड ऑन 30th March, इट हैज़ नॉट बीन क्लियर्ड एज येट. सो ये 10 लाख रुपए इज द डिफरेंस. अब ये क्या डिफरेंस है? अगेन सेम लॉजिक वी हैव टू अप्लाई. कैश बुक बैलेंस, बैंक बैलेंस, बोथ सेम. नाउ मैंने जब चेक डिपॉजिट किया तो मैंने अपना बैलेंस इंक्रीज कर लिया 10 लाख से, बिकॉज मैंने बैंक को डेबिट कर दिया 10 lakhs. बैंक बैलेंस हैज नॉट इंक्रीज एज येट बिकॉज अभी चेक क्लियर नहीं हुआ है. सो व्हाट हैपेंस इज दिस विल बिकम अ माइनस आइटम बिकॉज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो मुझे नीचे आना है. सो दिस बिकम्स अ माइनस आइटम. So ये माइनस आइटम के अंदर आई विल राइट दिस 10 लाख रुपीस. नेक्स्ट डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस वाज चेक्स डिपॉजिटेड क्लियर्ड इन द बैंक, omitted to be recorded in the books. Now what has happened here is that चेक जो था मैंने डिपॉजिट कर दिया, बैंक में क्रेडिट भी हो गया, बट आई omitted to record this in the books of accounts. मैं अपनी बुक्स में एंट्री करना ही भूल गया इसकी. चेक आया था, चेक डायरेक्टली पीएन को दे दिया, पीएन ने पे स्लिप भर के और उसको डिपॉजिट करा दिया बैंक में. वो अकाउंटेंट के पास आया ही नहीं, अकाउंटेंट ने एंट्री ही नहीं करी इसकी. अब इसकी क्या इम्प्लीकेशन होने वाली है? ये डिफरेंस तो हो गया, अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या होने वाली है? अगेन बोथ द बैलेंसेस शुड बी सेम. बैंक ने, क्योंकि बैंक में जब क्रेडिट आया, बैंक ने मेरा बैलेंस इंक्रीज कर दिया. कितने अमाउंट से? 85,000 से. मैंने ये एंट्री करी नहीं. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, सो आई हैव टू डू व्हाट? ऐड. So this becomes an add item. 85,000 rupees I add to the balance which is there. This becomes an add item. And similarly, if we proceed further, interest credited by bank not recorded in books. अब इसमें क्या हुआ है कि बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट दे दिया 6100. इसको मैं बुक्स में, मेरे को नॉलेज में नहीं आया, मैंने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया. So what is going to be the implication? Again, we have to analyze each and every difference in the same manner. And what is the same manner? Both the balances are same. Now what has happened is bank has credited my account with 6,100. मतलब बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया है. So this gets increased by 6,100. बैंक बैलेंस बढ़ गया. I am starting from here. बुक्स में मैंने एंट्री नहीं करी. So कैश बुक में जब मैं एंट्री करूंगा, then 6,100 becomes a plus item, again an add item. So this 6,100 is also an add item. Then we have checks deposited, returned, dishonored 37,000. सो अब इसकी क्या एंट्री होगी? लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट? कि मैंने चेक, मुझे कस्टमर ने दिया, मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया. बैंक में डिपॉजिट करके मैंने एंट्री कर दी, बिकॉज हियर इट इज़ नॉट अ केस कि जब मेरे को एंट्री नहीं करी है या वो बैंक ने नहीं करी या जो भी. नो, दिस चेक मैंने बैंक को अपना डेबिट कर दिया, बिकॉज मैंने तो चेक डिपॉजिट करा दिया. सो व्हाट हैज हैपेंड इज दिस चेक हैज रिटर्न डिसऑनर्ड. ये आपने डिसऑनर ऑफ चेक, यू आई एम श्योर यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर बिजनेस स्टडीज. उसमें ये है कि जब ये चेक प्रेजेंट हुआ कस्टमर के अकाउंट में
ड्यू टू whatever reason, one reason can be insufficient funds. ड्यू टू insufficient funds, ये जो चेक था बैंक ने क्लियर नहीं किया, दिस वाज रिटर्न डिसऑनर्ड। अब इसका क्या इम्प्लीकेशन हुआ जब चेक डिसऑनर हो गया? नाउ व्हाट नॉर्मली डिसऑनर के केस में क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। बोथ द बैलेंसेस आर सेम। मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया, मैंने अपना बैलेंस इंक्रीज कर दिया, डेबिट कर दिया बैंक को। बैंक में जब मैं चेक जमा कराता हूँ तो नॉर्मली दे गिव मी क्रेडिट, वो मेरा बैलेंस इंक्रीज कर देते हैं, बट मुझे वो विड्रॉल अलाउड नहीं होता जब तक वो चेक क्लियर ना हो जाए। तो बैंक में एंट्री कर देते हैं मेरे अकाउंट के अंदर, सो माई बैलेंस, बैंक ने भी बैलेंस इंक्रीज कर दिया। अब चेक जब ये डिसऑनर हो गया, अगर ये क्लियर हो जाता फिर तो कुछ नहीं करना था बैंक ने, दोनों बैलेंस सेम हो जाते। लेकिन अब बिकॉज ये बैंक ने, ये डिसऑनर हो गया चेक, तो बैंक ने मेरा बैलेंस वापस माइनस कर दिया। Once I'm starting with from cash balance, then this becomes a minus item. So this amount, cash check deposited but returned dishonored 37,000 becomes a minus item. Interest charged by bank not recorded in the books of accounts. We had seen interest allowed, bank charges, हमने सब देख लिया. Now this is also we have to analyze it in the same manner. Same logic, same concept हमने लगाना है. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल वी आर ट्राइंग टू रिकनसाइल द टू डिफरेंसेस। तो एक एक करके हम उसका इफेक्ट देख रहे हैं और एक एक करके हम उनको जब लिस्ट डाउन करके इकट्ठा कर देंगे तो वो बैलेंस टैली हो जाएगा। सो व्हाट वी डू हियर इज, interest has been charged by bank. Please try to differentiate between difference number 5 and difference number 7. डिफरेंस नंबर 5 में था इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया था। और ये 7th जो है, दिस इज इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। अब इस केस में क्या होगा, दोनों बैलेंसेस सेम होने चाहिए। बैंक ने मेरे से इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, बैंक ने मेरा बैलेंस रिड्यूस कर दिया। नाउ माय कैश बुक में मैंने एंट्री नहीं करी इसकी, तो ये डिफरेंस हो गया। अब नाउ व्हेन आई एम स्टार्टिंग विद कैश बुक, दिस बिकम्स अ माइनस आइटम। सो मैंने माइनस आइटम के अंदर इसको डाल दिया, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो मेरे ये सारे 7 डिफरेंसेस को मैंने लिस्ट डाउन कर दिया। सो इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट व्हेन आई सी, आई फाइंड दैट देयर आर 3 ऐड आइटम्स, 26,000, 85,000 एंड 6,100, और इनका टोटल है 1,17,100। सो 12,63,000 में ऐड करना है मुझे 1,17,100, और लेस आइटम्स जो है इसको, इसमें 4 आइटम्स हैं, 2,000, 10 lakhs, 37,000 एंड 12,000। इन 4 का टोटल है 10,51,000, ये माइनस करना है। एंड व्हेन आई, ऊपर से मैंने स्टार्ट किया बैलेंस एज पर कैश बुक 12,63,000, ऐड 1,17,100 लेस 10,51,000, सो बैलेंस एज पर बैंक इज 3,29,100। That means I have been able to prepare my bank reconciliation statement correctly. I have been able to reconcile the difference which was there in the two balances as per my books and as per bank's books. So this is, in simple words, a bank reconciliation statement, a simple concept. So I'm sure all of you must have understood. We'll see some variations of this bank reconciliation in subsequent sessions. Thank you. Thank you for joining us today. We hope you found this session helpful. If you're enjoying our videos, please remember to like and share, and we'll see you in the next one.